जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। हम लोग 10वीं बोर्ड एग्जाम 2026 को मद्देनजर रखते हुए साइंस का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले ये अध्याय बहुत ही आसान है, आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। इस अध्याय की जो हम लोग शुरुआत करेंगे वह है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा से। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ या तो अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाएगा, तो इसी अभिक्रिया को या इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के एक या अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिखा हुआ है, देखिए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक नए भिन्न गुण वाले, इस चीज को ध्यान रखना है क्या, तो भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ हो, या तो अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे हम लोग अगर उदाहरण देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उस नए पदार्थ को हम लोग जल कहते हैं। जैसे बना लिया ये जल। जल क्या है? नया पदार्थ है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो परिभाषा पढ़े, क्या पढ़े? कोई भी पदार्थ हो, या तो अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ जब मिलेगा और मिल करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां देखिएगा, हाइड्रोजन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण किया है? जल का। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां कह रहा है भिन्न गुण वाले पदार्थ, यानी नया जो पदार्थ बना होगा वह अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न गुण वाला होगा। हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जलने वाली गैस है, जलती है ना। और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। हाँ, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। लेकिन जब ये दोनों पदार्थ आपस में मिल गए और एक नए पदार्थ अर्थात जल का निर्माण किया, तो इस जल का गुण क्या है? तो इस जल का गुण है आग बुझाने का काम करेगा। आग बुझाने का काम करता है। तो जरा गौर से देखिएगा कि इस पदार्थ से बिल्कुल भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बना है, क्योंकि हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। वहीं जब ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके जल का निर्माण किया, तो यह जल आग बुझाने के काम में लाया जाता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं, ये जो परिभाषा दिया गया है कि भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग देख लिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो एक
नए पदार्थ जल का निर्माण होता है। इसी तरह हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। हम लोगों का दूसरा उदाहरण एक लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन भी जलता है, ऑक्सीजन भी जलने में मदद करता है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेगी और क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगी, उस नए पदार्थ को हम लोग कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने नए पदार्थ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का गुण क्या है? जलना। ऑक्सीजन का गुण है मदद करना। किसमें? तो जलने में मदद करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या है कि ये आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। हम लोगों के घर या किसी ऑफिस में देखिएगा, एक सिलेंडर जैसा छोटा सा गैस रखा होता है, उसमें कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। जो कभी आग अगर लग गई बाई चांस, तो उसमें एक पाइप लगा हुआ होता है, उस पाइप से खोल करके वो गैस डाल दिया जाता है तो वो आग बुझ जाती है। अर्थात यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया किया, जो नया पदार्थ बना वह अपने मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न है। इसके बाद फिर से इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार परिभाषा अब देखते हैं, अब पूर्ण रूप से याद ही हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े? रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग दो उदाहरण भी देखे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो जल का निर्माण होता है। उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें पॉइंट का नाम है अभिकारक। अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आता है अभिकारक। अभिकारक किसे कहेंगे? तो सिंपल सी भाषा है इसकी। हम लोग इसमें देखिएगा, जो ये अभिक्रिया हम लोग करवाए हैं इसमें दो भाग हैं, एक तीर चिन्ह के बाएं तरफ और एक तीर चिन्ह के दाएं तरफ। अर्थात दो भाग में हम लोग अभिक्रिया को बांट सकते हैं, तीर चिन्ह के इस साइड और तीर चिन्ह के इस साइड। तो अभिकारक यहां पर पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रतिफल। क्या पढ़ेंगे? प्रतिफल, या इसी को हम लोग कहेंगे उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद। थोड़ा समझिएगा इसको, ये दोनों पॉइंट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अभिकारक क्या है? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ जो होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। फिर से, अभिक्रिया में जो रासायनिक पदार्थ भाग ले रहा है उसी पदार्थ को हम लोग अभिकारक नाम देंगे। ऊपर में देखिए हम लोगों का अभिक्रिया का रूप लिखा हुआ है। इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये जल का निर्माण हुआ। इस जल के निर्माण में कौन से रासायनिक पदार्थ भाग लिया? एक हाइड्रोजन भाग लिया और एक ऑक्सीजन भाग लिया। ये दोनों मिल करके तब बनाया जल। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है तो उसमें कौन कौन भाग लिया? तो कार्बन भाग लिया, ऑक्सीजन भाग लिया। ध्यान दीजिएगा, कार्बन भाग लिया और ऑक्सीजन भाग लिया, तब जाकर के क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जो अभिक्रिया में भाग लेगा पदार्थ उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। अर्थात परिभाषा के तौर पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? वे पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो
अभिक्रिया में भाग लेकर नए नए पदार्थ का निर्माण करता है, अभिकारक कहलाता है। अभिकारक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख दिए परिभाषा क्या, तो वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, अभिकारक कहलाता है। इसका मतलब ऊपर में जो ये दोनों पदार्थ हम लोगों का होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या होगा? अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक। इसी तरह ये जो कार्बन और ऑक्सीजन होगा, ये दोनों क्या होगा हम लोगों का? अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक। उम्मीद है समझ में आया होगा ये टॉपिक। अभिकारक तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है और क्या कहलाएगा? अभिकारक। तो हम लोग लिख दिए वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, अभिकारक कहलाता है। अब अगला पॉइंट है प्रतिफल या उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, प्रतिफल या उत्पाद। जब अभिक्रिया हुई तो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बने, तो जो नए पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। लिख दिए। अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया जब हुई उसके बाद जो नया पदार्थ बना उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिफल या उत्पाद। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो इस अभिक्रिया में जल और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों का क्या होगा? प्रतिफल। क्या होगा? प्रतिफल या प्रतिफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उम्मीद है कि सबको ये तीनों टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम लोग एक बार क्विक रिवाइजिंग कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर के एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनाया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो ये इसका गुण ठीक इसके गुण के क्या होंगे? विपरीत हो जाते हैं, अर्थात इसका गुण मूल पदार्थ के गुण के ठीक विपरीत हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखिए अभिकारक, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ को निर्माण करता है, अभिकारक कहलाता है। फिर देखिए उत्पाद, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है, उत्पाद कहलाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हम लोग का, तो चलिए हम लोगों का आगे का जो टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण। समझते हैं पहले रासायनिक समीकरण होता क्या है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या देखे कि कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से जब क्रिया कर लेती है और क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? तो जब उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को या पदार्थ को संकेत या सूत्र
की सहायता से संक्षिप्त निरूपण कर देंगे तो अभिक्रिया क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। तब वह अभिक्रिया का क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर लिखेंगे परिभाषा। जैसे अगर एग्जाम्पल ही पहले हम लोग समझते हैं, परिभाषा बाद में लिखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक उदाहरण लिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करती है। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तिरका चिन्ह क्या? जल। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जब इसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है उसको संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिख देंगे तब वह क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। लिखते हम लोग, हाइड्रोजन का संकेत हम लोग जानते हैं H2, ऑक्सीजन का जानते हैं O2, तीर का चिन्ह। जब ये आपस में क्रिया करते हैं क्या बनाता है? जल। तो जल का हम लोग सूत्र जानते हैं H2O। क्या होता है? H2O। अब हम थोड़ा संतुलित कर देते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है। तो ये देखिए, हाइड्रोजन का संकेत H2, ऑक्सीजन का संकेत O2 और जल का सूत्र H2O होता है। तो ये अभिक्रिया था। इस अभिक्रिया का संक्षेप अगर निरूपण कर दिए संकेत और सूत्र की सहायता से, तब ये किसमें बदल जाएगा? ये हो जाएगा अब रासायनिक अभिक्रिया ना होकर के इसको हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण हो जाएगा। बस इसी चीज को हम लोग भाषा में यहाँ लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेप निरूपण किया जाता है तो वह किसमें बदल जाता है? रासायनिक समीकरण में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखा संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेप निरूपण किया जाता है। यहां बदल देते हैं हम लोग, सहायता से संक्षेप मतलब हुआ कि इसको हम लोग छोटा करके लिख दिया ना, इतना जगह था, इसको देखिए बहुत ही छोटा करके लिख दिए। तो सहायता से संक्षेप निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो ये बात भी हम लोग को समझ में आ गया। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को अगर हम लोग संकेत और सूत्र की सहायता से दर्शा देते हैं
तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? वह अभिक्रिया तब कहलाएगा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे ये उदाहरण नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोगों का है एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लेते हैं। क्या? तो जैसे अब वो भाषा नहीं लिखते हैं, हाँ, एक तरह से ये भाषा के रूप में समीकरण ही लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन 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 और क्लोरीन क्लोरीन के मिश्रण को जब हम लोग सूर्य प्रकाश में छोड़ देंगे, सूर्य प्रकाश में हम लोग छोड़ देंगे, तो ये बना लेता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में छोड़ देंगे तो वह किसका निर्माण करेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करेगा। ये भाषा में इतना लिखा जाता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया था। क्या? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया किया, किसका निर्माण किया? हाइड्रोजन क्लोराइड को। लेकिन जब इसी अभिक्रिया को हम लोग संकेत और सूत्र की सहायता से लिख देंगे तब वह क्या बन जाएगा? रासायनिक समीकरण बन जाएगा। तो चलिए, हाइड्रोजन H2 संकेत, क्लोरीन का Cl2 और तीर का निशान सनलाइट, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब हम लोग संतुलित कर देते, इधर भी 2 हाइड्रोजन तो 2 यहां लगा देते, इधर भी 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन हो गया, इस तरह संतुलित हो गया। लेकिन चलिए, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो रासायनिक समीकरण के प्रकार अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार को देखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण हम लोग समझ लिए हैं कि क्या होता है ना। अब लोग हम समझेंगे कि इसके प्रकार कितने हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब थोड़ा सा उदाहरण लेकर के हम लोग देखते हैं, फिर इस भाषा लिख देंगे। उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 मिलके बनाया H2O। इसका एग्जांपल लेते हैं। H2 प्लस में Cl2 बना लिया HCl। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अभी असंतुलित है। असंतुलित का मतलब होता है, पहले असंतुलित समझते हैं। असंतुलित का मतलब होता है वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के बाएं तरफ और तीर चिन्ह के दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो। यहां देखिएगा, हाइड्रोजन इधर 2, क्लोरीन इधर 2, लेकिन तीर चिन्ह के उस साइड हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन परमाणु भी 1 है। अर्थात दोनों तरफ, तीर चिन्ह के इस साइड और तीर चिन्ह के उस साइड, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होने के कारण यह कौन सा समीकरण हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर हम लोग बात करें संतुलित रासायनिक समीकरण, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दाएं तरफ और तीर चिन्ह के बाएं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर समान हो जाती है
तो इसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। पहले परिभाषा लिखते हैं, एक दो उदाहरण और देखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? वे रासायनिक समीकरण, वे रासायनिक समीकरण जिनमें तीर चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी वे रासायनिक समीकरण जिसके तीर चिन्ह के दोनों तरफ के अगर परमाणुओं की संख्या समान हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। ये भी असंतुलित है। इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर देखिएगा हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन परमाणु मात्र 1 है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए यहां पे हम 2 से गुना कर देते हैं तो इधर ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ गया, कितना हो गया? 4 हो गया। तो इधर हम लोग इस हाइड्रोजन में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तब देखिए 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। इस तरह से यह समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब आते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण के तरफ। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वे रासायनिक समीकरण होते हैं जिनमें तीर चिन्ह के दाएं तरफ और तीर चिन्ह के बाएं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होते हैं। तो हम लोग परिभाषा लिख देते हैं। वे रासायनिक समीकरण जिनमें तीर चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान न हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या? तो ये रासायनिक समीकरण जिनमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ अर्थात दाएं तरफ और बाएं तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2, लेकिन उधर क्या है? दोनों परमाणु 1-1 है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के किसका निर्माण करता है? जल का। तो देखिए इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। इसलिए यह रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा? असंतुलित कहलाएगा। इसमें एक और, इसी को हम लोग ये यहां लिख करके संतुलित कर लेते हैं। H2 + Cl2 बनाता HCl। ध्यान दीजिएगा इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। इसे संतुलित करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर अगर हम लोग देखिए 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों तरफ इधर भी अब हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, इधर भी 2 है। अर्थात दोनों तरफ तीर चिन्ह के दाएं तरफ और तीर चिन्ह के बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो चुकी है। तब अब यह क्या कहला जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? क्यों करना जरूरी क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा
हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी स्थिति में द्रव्यमान नियत रहता है, अर्थात अभिक्रिया से पहले जो तत्व का द्रव्यमान होगा वह अभिक्रिया के बाद जो तत्व का द्रव्यमान होगा वह हमेशा बराबर होगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के पालन के लिए हम लोग समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इसे संतुलित क्यों किया जाता है। तो हम लोग आसान सा परिभाषा इसका दे सकते हैं, वे रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और दूसरा भाग का आंसर हम लोग ये लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो सके। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। उम्मीद है कि सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे या थोड़ा सा भी आपको बुझाए कि इससे फायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो इस चैनल पर डलाए तो आपको सबसे पहले सूचना मिले। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लास लेकर के आगे आए। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।